जुबाई दिल घर में चाहूं। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू घर में चाहूँ की एक और नई एपिसोड। जैसा कि आपको पता है, फर्स्ट सेगमेंट हमारा होता है कि हम मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, वहाँ पे अपनी बच्चियों से गुफ्तगू करते हैं, डिस्कशन करते हैं और हम उन मसाइल पे बात करते हैं कि अगर उस पर काम किया जाए तो हमारी बच्चियों का फ्यूचर थोड़ा और बेहतर हो सकता है। प्लीज़ नाम बताइएगा। नूरुल सहर। आपका? शिज़ा। अच्छा, सो माशाल्लाह आप लोग स्टूडेंट्स हो, आगे भी बहुत कुछ करने का प्लान होगा फ्यूचर में, तो आपको क्या लगता है ऐसे कौन से मसाइल हैं जिन पे अगर हम बात करें, जिन पे हम काम करें तो आने वाली जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चियां हैं जो जॉब करती हैं, उनकी ज़िंदगियां थोड़ी सी आसान हो सकती? ख़वातीन को जो है वो हायर एजुकेशन में मसला हो जाता है, होता भी है। मतलब कि बड़े शहरों में फ़ैसिलिटीज़ हैं, छोटे शहरों में नहीं है। और फिर उसका ये है कि अगर बड़े शहरों में लड़कियां आती हैं छोटे शहरों से, तो उनको हॉस्टल में रहना और वहाँ का माहौल, और बाहर भी अगर वो हॉस्टल ले रही हैं कॉलेज के अलावा भी, तो उसमें भी उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स वगैरह फ़ेस करनी पड़ती है। आप बताइए। जो हमारा मतलब ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा बड़ा इशू है वो है ट्रांसपोर्टेशन। मतलब हमें कन्वेंस का मसला होता है आने जाने में, चाहे कॉलेज है चाहे यूनिवर्सिटी है। उसकी वजह से आई गेस बहुत सी बार फिर हम नहीं भी कंटिन्यू कर पाते, क्योंकि अगर कोई जगह बहुत ज़्यादा दूर है। इस वजह बिल्कुल से सही बात इन्होंने की कि जो रोज़मर्रा के उस पे अगर हम बात करें तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे एक्चुअली उस तरीके से अभी तक काम नहीं हो पाया जितना होना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन, ख़वातीन के लिए, बच्चियों के लिए ट्रांसपोर्टेशन, एक सेफ़ ट्रांसपोर्टेशन का होना कितना ज़रूरी, क्योंकि शायद हमारे माशरे में हर शख्स अपनी प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन इस्तेमाल नहीं कर पाता या उसके पास वो वसाइल नहीं होते, तो बहुत बार बच्चियों का फ्यूचर बनते बनते रह जाता है, स्पेशली उस खौफ की वजह से जो हमारी सोसाइटी में है कि बच्चियां अकेले कैसे ट्रैवल करेंगी। तो प्लीज़ इस पे हम फर्दर बात करते हैं। तो मेरा जो पहला सवाल होगा कि अभी तक जो ट्रांसपोर्टेशन गवर्नमेंट के थ्रू, हुकूमत के थ्रू आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही है, क्या आप लोग सेटिस्फाइड हैं? प्लीज़ यहाँ से अगर इफ़ यू टॉक अबाउट हमारी अपनी यूनिवर्सिटी की ट्रांसपोर्ट, तो या टू सम एक्सटेंट, लेकिन अब जैसे हमें स्टॉप टू स्टॉप ये क्या कहते हैं उतारेगी, ड्रॉप करेगी। लेकिन अगर घर से हमें स्टॉप तक आना है, रास्ते में जितनी हूटें, क्योंकि पाकिस्तानी मर्द कोई मौका नहीं छोड़ते कि वो अगर एक लड़की चल रही है या औरत भी है तो वो उसको अनकम्फर्टेबल ना करे देखने से या कुछ बोलने से। तो वो जो हमने वहाँ से वहाँ तक आना, दैट्स नॉट सेफ़। ट्रू। तो और अगर हम इसके अलावा भी अपनी जो हमारी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की ट्रांसपोर्टेशन है उसके अलावा अगर हम बात करें तो वो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें, बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। बसेस में कंडक्टर जो है वो बिल्कुल भी, उनको मतलब मैनर्स नहीं है आप कह सकते हैं। और हमारी मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, हम लोग बिल्कुल आई डोंट थिंक सो कि हम लोग सेफ़ फील करेंगे बीइंग अ वुमन कि अगर हम अकेले ट्रैवल कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। आप क्या कहोगे? आई एग्री विद हर। हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट टू सम एक्सटेंट सेफ़ है भी और नहीं भी है। मतलब इफ़ यू टॉक अबाउट जो हमारी गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन है जो गवर्नमेंट की तरफ से हैं, उसमें भी लाइक लड़के ख़वातीन और मर्द के लिए अलग अलग उन्होंने बनाए हुए हैं सेक्शंस, लेकिन वो भी है कि ख़वातीन के लिए कम है, मर्दों के लिए ज़्यादा हैं। तो उसमें वो टू सम एक्सटेंट सेफ़ होगा भी, बट मेरे हिसाब से वो नहीं है, क्योंकि आई माई सेल्फ गो ऑन अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो फिर मैं ये चीज़ें फ़ेस करती हूँ, मैं ऑब्ज़र्व करती हूँ, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कहूँगी कि ये सेफ़ नहीं है। अच्छा, सो जैसे कि आपने कहा कि अगर हम यूनिवर्सिटी की या कॉलेजेस की ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो वो स्टॉप टू स्टॉप होती है, और इन अ मीनवाइल तो आपको क्या लगता है कि किस तरह के वसाइल हमारे पास होने चाहिए जिसकी वजह से हम ये चीज़ को कवर अप करें कि हम बच्चियों को घर से पिक करें? इसके बारे में आपको क्या लगता है कि क्या यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस क्या कर सकते हैं, क्या इनिशिएटिव ले सकते हैं? वेल, अच्छा, मतलब दैट्स नॉट द पॉइंट इज़ कि जब तक लोगों में शऊर नहीं आएगा, मर्दों में इस चीज़ की तमीज़ नहीं आएगी, आप दरवाजे पे भी उतार दो, कहीं ना कहीं यू हैव टू ट्रैवल अलोन। मतलब इट्स नॉट लाइक आप हर चीज़ को, जैसे अब पढ़ाई में आपको स्पून फीडिंग करना शुरू कर दो। मतलब हमारा भी उतना ही राइट है इस नेशन पे जितना मर्दों का है। तो जैसे वो सेफली ट्रैवल कर सकते हैं, हमारा भी उतना राइट है कि हम भी करें। तो आई गेस उनको इतनी मैनर्स, इतने एथिक्स होने चाहिए कि अगर लड़की ट्रैवल अकेले कर रही है तो
तो भाई मतलब वो कोई एलियन नहीं है, वो वही है जो आप घर छोड़ के आए हो ना, माँ बहन, वो वही है। तो उसको मतलब सेफ फील कराओ। आप मर्द ही नहीं हो अगर आप औरत को अनकंफर्टेबल कर रहे हो। Agreed, 100% agreed, absolutely. बिल्कुल, जैसे आपने कहा है कि उनको घर से घर तक पहुंचाना चाहिए बसेस वगैरह को, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता। ऐसे तो आपको प्राइवेट अपनी ट्रांसपोर्टेशन लगवानी पड़ेगी, जैसे लड़कियां रिक्शा वैन वगैरह लगवाती हैं, लेकिन वो भी फैसिलिटी हर किसी के लिए नहीं होती क्योंकि उसकी स्पेशल फ़ीस होती है और फिर वो हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता। तो इसलिए फिर हम बस को पे स्विच करते हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती हैं, तो वो फिर स्टॉप टू स्टॉप ही होती हैं, उनका कोई हल नहीं है। लेकिन बिल्कुल अगर वहाँ तक भी जो अकेले रास्ता हमें तय करना है उसमें हमें एक वो सेफ़ फील करना चाहिए, और वो मर्द ही कराएंगे। मतलब वहाँ अब जैसे सुबह सुबह का भी टाइम होता है, हमें बहुत डर रहता है, सिर्फ रात को ही नहीं, अब तो हालात इससे ख़राब हो गए हैं कि दिन में भी नहीं, दिन में भी कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मर्दों को और ये हमारी सोसाइटी को एक चेंज लाना चाहिए कि हम औरतों को सेफ़ फील करवाएं, कि उनको अकेले जाने में, कहीं भी जाने में डर ना लगे। मुझे हमारी बच्चियों के जवाब इतने पसंद आए हैं कि आपने बहुत खूबसूरती से कह दिया कि हमारा भी हक है इन्हीं रोड्स पर, और अगर मर्द सेफ़ नहीं हमें फ़ील कराएंगे तो कौन फ़ील कराएगा। बट अनफॉर्चुनेटली आप हर किसी का इतनी जल्दी माइंडसेट जो है वो चेंज नहीं कर सकते। सो जो लड़कियां, बच्चियां जॉब पे जाती हैं, कॉलेजेस जा रही होती हैं, अपने बच्चियों को स्कूल छोड़ने जा रही होती हैं, तो ऐसे क्या प्रिकॉशंस या अपने माइंड को किस तरह से ट्रेन करें कि वो हैरेसमेंट से लड़ सकें? प्लीज़ बताइए। हम बात करते हैं यहाँ पे बहुत से केसेस हैं, तो इट्स नॉट लाइक कि हम ये प्रिकॉशंस लें, वो प्रिकॉशंस लें, कुछ भी कर लें। यहाँ पे आपको हर एक जो केस है ना, मतलब हर एक सिनेरियो में आपको एक केस नज़र आएगा। मोटरवे वाला वैसे मतलब बहुत ज़्यादा है, तो यू कैन नॉट से कि मतलब ये प्रिकॉशंस लो तो आप बच जाओगे, ये प्रिकॉशंस लो तो आप बच जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आई गेस गवर्नमेंट को ना इस चीज़ के लिए कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। अगर वो 1, 2, 3 हमारे पास ऐसी मिसालें होंगी ना कि जिन लोगों को पनिश किया होगा, तो आई डोंट थिंक सो कि इतने जो खुलेआम कुछ भी कर लेते हैं वो होगा। तो गवर्नमेंट को इस पे ज़्यादा वो लेना चाहिए कि हम ये कहें कि हम प्रिकॉशंस लेके घर से निकलें। हम अबाया पहन के भी निकलेंगे ना, तो उनमें उनको फिर भी कीड़े नज़र आएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और उन्होंने अपना फ़र्ज़ समझना है, हमें अनकंफर्टेबल करके वो आगे जाएंगे, और वो घर जाके अपनी माँ बहनों पे उसी तरह पाबंदियाँ लगाएंगे, तुम लोगों ने पढ़ना नहीं है, तुम लोगों ने ये नहीं करना। सो या मतलब इट्स नॉट लाइक हमें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, उनको अपने आप को बेहतर करना चाहिए, और गवर्नमेंट को इस चीज़ पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। आप क्या कहोगे? बिल्कुल सही बात है, गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। अगर वो लेंगे तो ही लोग अलर्ट रहेंगे कि अच्छा यहाँ का सिस्टम अब सख्त हो गया है, ये सज़ाएं हैं, और इस तरह तो लोग उस चीज़ का ख्याल रखेंगे। और बिल्कुल अगर पाकिस्तान में हरासमेंट के केसेस बढ़ रहे हैं तो उसकी वजह भी यही है कि सिस्टम की ख़राबी है। यहाँ पर इंसाफ नहीं मिल रहा, यहाँ पर जो है वो मतलब खुलेआम किया जा रहा है, हरास किया जा रहा है, इवन पब्लिकली या अपने घर में, ख़ानदान में, तो मतलब औरत कहीं भी सेफ़ नहीं है। तो इस पे बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, तभी फिर कोई बेहतरी आ सकती है। अच्छा, जैसे कि आपने अभी बताया कि ये वही लोग होते हैं जो स्ट्रीट पर हरास करते हैं और उसके बाद घर जा कर के अपनी माँ बहन पर पाबंदियाँ लगाते हैं। तो अब कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जेन्युइन, जो पेरेंट्स हैं, वो कंसर्न होते हैं अपनी बच्चियों की सेफ्टी के लिए। उनको डर होता है कि यार अकेले भेजेंगे तो कुछ भी हो सकता है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, और उस वजह से बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो लड़कियां, बच्चियां मिस कर देती हैं। तो उन पेरेंट्स को किस तरीके से समझाया जाए, चाहे वो आपके साथ भी हो तो भी हरासमेंट हो सकती है, तो उस पर आप क्या कहोगे? नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। बहुत से केसेस में वी थिंक कि हमारे पेरेंट्स कंजर्वेटिव हैं, असल में ये नहीं होता। वो हमारा मतलब मुआशरा देख रहे होते हैं कि जैसा बन चुका है ये चीज़ होनी है, तो वो उस वजह से हमें मना कर देते हैं। तो आई गेस इसमें लोगों के साथ साथ गवर्नमेंट को भी एक प्रॉपर इसके लिए क्या कहते हैं वो करने एक्शन लेना चाहिए। जो लोग ऐसे करते हैं उनके ख़िलाफ़ भी, और लोगों को भी चाहिए कि मतलब थोड़ी सी इंसानियत अपने अंदर पैदा करें और ऐसी चीज़ें मत करें। पेरेंट्स को जो है ना वो ये देख लेना चाहिए कि ज़माने के साथ चलना चाहिए। सबसे पहली बात, मतलब अब ये वो ज़माना नहीं रहा कि अब औरतें घर ही बैठें, घर के काम सीखें, रोटी बनाएं, किचन में रहें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। औरतों
पेरेंट्स अपनी बच्चियों को सपोर्ट करेंगे तो उनके पीछे एक बैक होगी कि ठीक है मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं, मेरे साथ अगर कल को खुदा ना खास्ता कल को कुछ हो भी जाता है तो मेरे माँ बाप मेरे साथ खड़े हैं। लेकिन पेरेंट्स ठीक है कंजर्वेटिव हो जाते हैं और वो नहीं इजाज़त देते, पर उनको देनी चाहिए क्योंकि कल को कुछ नहीं होगा। उनको ये सोचना चाहिए कि नहीं होगा, कल को कुछ हो भी जाता है तो उसको वो सपोर्ट करें, उस पर एक्शन लें। अगर आप इस चीज़ को बोलोगे हमारे साथ ये हुआ, वो सबसे पहले देखेंगे आपने पहना क्या। विक्टिम ब्लेमिंग। एग्जैक्टली, आपने ये पहना था, दैट्स वाई आपके साथ ये हुआ है। आप ये नहीं पहनती तो ऐसा नहीं होता। हालांकि मतलब दिस इज सिक कि मतलब आप किसी की ड्रेसिंग को नहीं ब्लेम कर सकते। आप किसी ने कुछ भी पहना हो, इट हैज़ नथिंग टू डू विद यू, यू आर नो वन टू मेक हर फील अनकम्फर्टेबल। सो ट्रू। तो ऑब्वियसली लोगों को चाहिए थोड़ी सी अपनी सोच भी सही करें। अच्छा, सो आप देख रहे हैं कि जैसे कि आपको पता है अभी हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करें, आपको क्या लगता है कि क्या ये हल है कि आप अपनी सेपरेट ट्रांसपोर्टेशन जो आजकल की बच्चियों को ड्राइव कर रही हैं, क्या वो भी सेफ़ है? क्योंकि जैसे कि अभी हमने 1-2 केसेस देखे हैं कि खुलेआम सूरज की रोशनी में एक लड़की को किडनैप कर लिया जाता है उसकी गाड़ी में, और जबकि उसने मॉडस्ट कपड़े पहने होते हैं। ऐसे कोई भी इस तरह के कपड़े नहीं पहने हो सकते कि कोई उस बात पे कोई बात करे उसकी ड्रेसिंग पे। तो अब ये है कि आप खुद अपनी कन्वेंस में भी सेफ नहीं है, उस पर कुछ बताएं। मैं वही तो कह रही हूँ कि ऐसे आप कहीं भी सेफ नहीं हैं। जब तक गवर्नमेंट इस चीज़ के ख़िलाफ़ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेगी तो ऑब्वियसली कुछ भी चेंज नहीं होगा। लोगों को भी इसी तरह शर्म मिलती है, हम कुछ भी कर ले किसी ने हमें नहीं पूछना, क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक वैसे ही लोग बैठे हुए हैं। आप कहाँ जाएंगे कंप्लेन करवाने? एक लड़की यहाँ पे पुलिस स्टेशन नहीं जा सकती, और उसको कोई ख़तरा, उसको सिर्फ पहला ख़तरा ये है कि हम वहाँ पे भी हमें हरासमेंट फेस करनी पड़ेगी। तो हमारा मुआशरा, हम कहाँ पे खड़े हुए हैं, कौन सा इंसाफ? तो ऑब्वियसली जब तक मेरे ख्याल में 2-3 लोगों को इबरत का निशान नहीं बनाया जाएगा तब तक कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। सो अकॉर्डिंग टू मी, जब हम हरासमेंट किसी के साथ होती है और वो जब पुलिस स्टेशन जाती हैं या इस तरह, तो पुलिस वाले भी, इवन लोगों को भी अगर हम बताएं कि मैं हरास हुई हूँ तो लोग समझते हैं कि शायद इसमें कुछ था ऐसा कि लोगों ने इसको हरास किया, और फिर उनकी भी नीयत ख़राब हो जाती है। अब अल्लाह माफ़ करे, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अगर औरत के साथ हरासमेंट हुई तो उसमें उसकी गलती बिल्कुल भी नहीं है, उसमें मर्द की गलती है कि उसकी नीयत ख़राब हुई, या उसने अपने नफ्स पर काबू नहीं किया और उसको माँ बहन की तमीज़ नहीं है, वो रिस्पेक्ट नहीं करते और उन्होंने इस तरह किया। तो ये एक होना चाहिए। और साथ ही साथ मैं ये बताती चलूँ कि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो एक ऐसी नीड है, एक ऐसी ज़रूरत है जो कि पढ़नी ही पढ़नी है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। अब बहुत सारे प्रिविलेज लोग हैं जो अपनी ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हैं, जिनके भाई और बाप उनको छोड़ते हैं, लेकिन अगर आप खुद भी ट्रैवल कर रहे हो तो हुकूमत को चाहिए हमारी कि कुछ ऐसे हेल्पलाइंस बनाए जहां पर जो औरतें हैं, बच्चियां हैं, अगर उनको हरासमेंट हो रही है तो फ़ौरन वो फ़ोन उठाएं और उस पर एक्शन लिया जाए। सो थैंक यू सो मच इतनी एक नॉलेजेबल डिस्कशन करने के लिए, और बहुत खुशी होती है जब इस तरह के व्यूज़ मैं अपने यंगस्टर्स के मुंह से सुनती हूँ। दे आर लाइक वेरी पॉजिटिव, और थैंक यू सो मच। इस डिस्कशन को हम आगे कंटिन्यू करेंगे लेकिन अपने स्टूडियो पे। तो सी यू एट स्टूडियो। वेलकम बैक एवरीवन। एक बार फिर खुश आमदीद करती हूँ आपको घर में चाहूँ कि इस एपिसोड में, और आपको मैं दोबारा वेलकम कर रही हूँ स्टूडियो से हमारे। और जैसा कि आपने अभी हमारा प्रीवियस सेगमेंट देखा, आज हम बात कर रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ख़वातीन को दरपेश मसाइल। और जब मैं बच्चियों से बात कर रही थी तो मुझे मेरा वक्त याद आ गया कि एक टाइम था, आई थिंक जितनी भी स्टूडेंट्स हों या ऑफिस जाने वाली औरतें हों, हर औरत को ये इस अज़ियत से गुज़रना पड़ता है। मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट
नहीं कहूँगी बल्कि उसे एक अजियत कहूँगी। और शायद वक्त के साथ साथ जैसे जैसे हालात बेहतर होते जाते हैं वैसे वैसे आपकी जो मीडियम है ट्रांसपोर्टेशन की वो बेहतर हो जाती है, लेकिन आप उस ट्रोमा से, उस अजियत हमेशा आपके दिमाग में एक गहरा असर छोड़ के चला जाता है। जैसा कि आपको पता है इस टॉपिक को हम सिर्फ बच्चियों तक के पॉइंट ऑफ व्यू तक महदूद नहीं रखते, हम अपने स्टूडियो पे हमारी जो एक्सपर्ट हैं हम उनके पास जाते हैं और उनसे सवालात करते हैं और बात करते हैं, क्योंकि जितने नज़रिए हमें मिलेंगे शायद हमारे मसाइल कुछ हद तक सॉल्व हो जाएं, क्योंकि बेहतरी हमारे खुद के अंदर से आती है। जब तक हम बेहतर नहीं होंगे हमारा माशरा, हमारी हुकूमत बेहतर नहीं हो सकती। तो चलें चलते हैं आयशा के पास, उनको वेलकम करते हैं एक बार फिर। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। जी आयशा, जैसे कि मैंने जब बच्चों के पास गई उनसे सवालात किए तो मुझे वो अपना दौर याद आ गया, वो वैन का दौर जहाँ पर बहुत सारे पैसेंजर्स एक टाइम पे सफ़र करते थे और स्पेशली औरतों के लिए मतलब वो पहले हिम्मत एक तो जुटानी कि भाई बाहर निकलना है पढ़ने के लिए, अकेडमी जाने के लिए, काम करने के लिए, उसके बाद ये सोचना, ये उम्मीद करना कि बस दिन ख़त्म हो तो आपके साथ कोई अल्लाह ना करे हरासमेंट ना हो जाए। हर वक्त डर लगता था कि ऐसे करके बैठो कोई हाथ ना आ जाए, कोई आपको हरास ना कर दे। तो प्लीज़ बताएं कि क्यों इतना मुश्किल है औरतों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना? क्योंकि एक औरत पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अप्रोचेबल है। वैसे कोई औरत हाथ लगाने देगी, हरास करने देगी? नहीं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आपने उसे ड्राइवर के साथ वाली सीट पे बिठा दिया। अब ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हमारे जानने वाला हमारा जो ड्राइवर था उसकी बीवी और उसकी बहन रोज़ ट्रैवल करते थे। ज़ाहिर है मजबूर हैं, वो तो एक फ़र्द तो नहीं कमा रहा, सब लोग कमा रहे हैं। रोज़ ट्रैवल करते थे, उसकी बीवी ने जाने से इनकार कर दिया एक दिन कि मैं नहीं जाऊंगी काम पे। सब परेशान हुए, भाई क्यों नहीं तुम जाओगी काम पे? तो उसने कहा जो ड्राइवर है वो मुझे मुसलसल हरास करता है, कभी हाथ पकड़ लेता है, कभी चुटकी काट देता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है और थ्रेट करता है कि मैं किसी से जिक्र ना करूं, क्योंकि अगर मैं करूंगी या मैं एक्सपोज करने की कोशिश करूंगी तो वो मुझे इस वैन में क्या किसी वैन में भी नहीं जाने देगा। अब एक गरीब इंसान के लिए ट्रांसपोर्ट एक स्पाइन है। हम लोग जो साहिब इस्तात हैं, जिनके पास गाड़ियाँ अवेलेबल हैं, जिनको फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, उनको इस बात की रियलाइजेशन नहीं है। मैं इसीलिए फ़रा जब कहती हूँ कि जो ख़वातीन सड़क पर निकलती हैं प्ले कार्ड्स और झंडे उठा कर के कहती हैं कि मतलब वो जो औरत मार्च वाली हमारी एक परेड है उसमें वो औरत शामिल नहीं होती है जो बेचारी ड्राइवर के साथ बैठी हुई है और गियर लगाने के बहाने वो ड्राइवर उसे हाथ लगा रहा है, कंडक्टर टिकट पकड़ाने के बहाने उसको हाथ लगा रहा है। तो वो क्योंकि बस में, ट्रांसपोर्ट में, वैन में वो इतनी अप्रोचेबल है कि कोई भी कुछ भी कर सकता है। इसी तरह आप 14 अगस्त पे जब देखते हैं ख़वातीन बाहर निकलती हैं, उनके साथ इतनी बदतमीज़ी होती है, इतनी हुल्लड़बाजी होती है और इस कदर वाहियात हरकतें होती हैं क्योंकि लड़की उस वक्त अवेलेबल है, अप्रोचेबल है और वो उस रश में फंसी हुई है। तो वो बेचारी ना हिल सकती है ना कुछ कर सकती है, तो आप उसे बड़ी जल्दी ओवर पावर, क्योंकि आप फिज़िकली ज़्यादा ताकतवर आपको अल्लाह ने बनाया है, लिहाजा आप उसे ओवर पावर कर सकते हैं, आप उस पर अपनी ताकत फोर्स कर सकते हैं, आप उसे मजबूर कर सकते हैं हाथ मरोड़ करके वो ये हरासमेंट बर्दाश्त करे। तो ट्रांसपोर्ट में ये इसलिए ज़्यादा होता है कि देन इसमें एक और चीज़ है, साइकोलॉजिकली अगर आप इसका एनालिसिस करें तो हमने दोनों अजनास को, दोनों जिन्सों को इतना एलियन कर दिया एक दूसरे के लिए कि जब वो ज़रा करीब आते हैं तो फ्रिक्शन पैदा होती है और मौका मिल जाता है। लड़की इंटरेस्टेड ना भी हो तो कोई ना कोई लड़का बिला वजह उसके पीछे लग जाता है। आवाज़ें कसना, सीटी बजाना, माशाल्लाह कहना, अल्हम्दुलिल्लाह कहना, मार्केट में आप जा रहे हो खूबसूरत लग रही हैं कहना, और नंबर मिलेगा, जितने भी हमारे मर्द हजरात इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पे सब मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये एक ऐसी हकीकत है कि जिसका कोई एंड नहीं है। आयशा, बचपन में मुझे बहुत खौफ आता था कि अगर मैं अपने वालिदैन से कहूँ कि मार्केट में मैं गई हूँ और पीछे से हूटिंग हो रही या मैं वैन में सफ़र कर रही हूँ तो वहाँ पर किसी ने छेड़ा या बातें कसी, मुझे ये लगता था अगर मैं ये बोलूँगी कि मेरे साथ ऐसी हरासमेंट हुई है तो मेरे माँ बाप के पास सबसे एक ही हल है कि वो कहेंगे
घर बैठ जाओ, तुम्हें बाहर जाने की जरूरत एग्जैक्टली। नहीं। इस वजह से, इस खौफ से, वो जो सफरिंग थी या वो जो ट्रॉमा था, वो आप किसी से शेयर नहीं कर पाते और अपने ऊपर वो सवार कर लेते हैं। तो कितना ज़रूरी है कि हम अपनी बच्चियों को वो एक फ्रीडम दें कि वो उनके साथ कुछ भी बुरा होता है तो वो सबसे पहले आके अपने माँ बाप को बताएं, ये बगैर सोचे समझे कि शायद इसमें मेरी गलती हो, मेरे घर वाले मेरी आज़ादी या जो मेरे पढ़ने के मौके हैं वो छीन। अभी हम विक्टिम ब्लेमिंग की बात कर रहे थे फरा, ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है कि आप ये जुज़ को देखो, पेरेंट्स अपनी जगह ठीक हैं अगर वो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए कहते हैं कि घर बैठ जाओ, क्योंकि आपके साथ वो एक बंदा मामूर नहीं कर सकते जो आपकी डेली एक्टिविटीज़ के अंदर आपका साथ दे, और वो खुद भी नौकरी छोड़ के नहीं बैठ सकते कि आपकी पढ़ाई की देखभाल करें और आपको स्कूल छोड़ने जाएं, लेकर आएँ, और टाइमिंग्स हैं, जॉब से छुट्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारा मुआशरा और जो मुआशी निज़ाम है वो इस तरह का है, उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। दुनिया में ये चीज़ है कि अगर आपके बच्चे के साथ कोई मसला है तो उन माँ बाप को यानी पेरेंट्स को उस चीज़ की फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है और वो गलत फ़ायदा भी नहीं उठाते। मज़े की बात है, अब तो पैटर्निटी लीव भी मिल रही है बाहर के मुल्कों में, फादर्स को भी लीव दी जाती है कि वो माँ के साथ मिलकर आने वाले जो नया बच्चा है उसकी देखभाल करें, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। बॉयल्स डाउन टू द सेम पॉइंट कि आपने, मैंने और हमारी जैसी बाशऊर ख़वातीन ने ये इनिशिएटिव लेना है कि हमारी बेटी जो कह रही है वो ठीक कह रही है, और अगर उसे हरासमेंट महसूस हुई है तो वो सही महसूस हुई है। आपने उसे जज नहीं करना कि ये बहुत सेंसिटिव हो रही है, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, उसे बेशक नहीं करना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए, ऐसे और लोग अट्रैक्ट होते हैं। इस चीज़ का सिर्फ एक काउंटर है, जिस दिन सारी औरतें, सारे मर्द हरासमेंट के ख़िलाफ़ हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली ये सब गलाजत इस माशरे से उठ जाएगी। लेकिन उसके लिए हमें साथ होने की ज़रूरत है। वी नीड टू स्टैंड इन अ कंपेनियनशिप विद ईच अदर। हमें यानी अगर हम किसी बच्ची के साथ ये होता देख रहे हैं और हम नहीं रोक रहे, ये भी जुल्म है। और अगर आप देख रहे हैं कि मैंने पिछले साल की 14 अगस्त की जो वीडियोस थी उसमें देखा कि एक रिक्शे में एक लड़की बैठी है और उसके साथ एक लड़का भागता हुआ आता है और बदतमीजी करके चला जाता है, और इर्द गिर्द से कोई मर्द का बच्चा नहीं खड़ा हुआ उस बच्ची के बदला लेने के लिए कि उसको रोके पकड़े कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुमने ये हरकत की है। वैसे तो मर्दों को मर्दानगी बहुत याद आती है, लेकिन ऐसे किसी मौके पर कहाँ मर्दानगी फौत हो जाती है? क्यों नहीं आते सामने? क्यों पकड़ के पीटते नहीं है उस जानवर को जो खुलेआम हवा की बेटी के साथ ये सुलूक कर रहा हो, और उसके बाद घर जाके अपनी बच्चियों को कहते हैं निकलना नहीं है बाहर, लेकिन तो जब किसी और के साथ हो रही अपने दिल में खोट होती है, पता होता है कि मर्दों की नज़र में क्या है, लिहाजा वो अपनी बीवी बच्चियों को और बहनों को बचाते हैं। सो ये चीज़ भी आपके घर से शुरू होनी। देखो, क्यों कहा जाता है कि माँ की गोद एक दर्सगाह है? मैं कहूँगी माँ की गोद और बाप की परवरिश एक दर्सगाह है, जिसमें से आप अपनी ज़िंदगी का मकसद लेके निकलते हैं। और आप इस वक्त फ्रैंकली स्पीकिंग फरा, आप अपने बच्चों को दर्सगाह नहीं दे रहे, आप अपने बाप उन्हें परवरिश नहीं दे रहा, और ये सब चीज़ें हमारे माशरे में रिफ्लेक्ट हो रही हैं। आयशा, आप क्या सजेस्ट करती हैं कि औरत को क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए अगर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रही हैं? बुरखे भी पहन लिए औरतों ने, चादरें भी ओढ़ ली, जितना अपने आप को छुपा के निकल सकती थी वो निकली, लेकिन हरासमेंट कम नहीं हो रही। तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए ऐसी क्या चीज़ें कर सकती है एक औरत? फरा, सैडली टेज़र गन्स जो आप मिल जाती हैं, अवेलेबल हैं ऑनलाइन, आप उन्हें ऑर्डर कर सकते हैं, पेपर स्प्रेज, फिर उसके साथ साथ आपको सेल्फ डिफेंस, आप तो यूट्यूब पे इतनी वीडियोस पड़ी हैं कि आप सेल्फ डिफेंस भी कर सकते हैं, तो आप सेल्फ डिफेंस सीख लें। क्योंकि अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे हैं, या इवन अब आप स्कूटीज़ पे लड़कियों को देखते हैं, साइकिल्स पे लड़कियों को देखते हैं, उनके साथ भी हरासमेंट होती है, ठीक है? तो उनको बैटन्स या ये जो टेज़र्स हैं उनको अपने पास रखने चाहिए। ये एक, अगर आप गन नहीं रख सकते कि उस माशरे में आपने क्राइम नहीं फैलाना, तो कम से कम ख़ुद को बचाने के लिए, ख़ुद को हरासमेंट से बचाने के लिए और मेंटल हेल्थ को कायम रखने के लिए यू शुड हैव सम सॉर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग, कि जब आपको ये रेड लाइन क्रॉस होती नज़र आ रही हो तो आप उसे डिफेंड कर सकें। फॉर दैट मैटर अगेन, मैंने अपनी दोनों बेटियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दिला रखी है, बॉक्सिंग की और किक बॉक्सिंग की, क्योंकि
आपको पता नहीं है कि आज आपकी ज़िंदगी है, कल नहीं है। तो आपकी जो बच्चियां हैं ना, किसी तरह कमज़ोर नहीं होनी चाहिए दुनिया को फेस करने के लिए, मेंटली फिजिकली कमज़ोर ना हो। अगर कोई अल्लाह ने कोई चैलेंज उनकी ज़िंदगी में नहीं डाला है तो देन आप उन्हें इतना इक्विप्ड करें, उनको इतना स्ट्रॉन्ग करें कि कोई मर्द का बच्चा उन्हें हाथ ना लगा सके उनकी मर्जी के बगैर। इट्स नॉट, किसी हरासर की चॉइस नहीं है किसी लड़की को हाथ लगाना। तो अब आयशा, क्या इसका ये एक हल नहीं हो सकता कि हुकूमत को चाहिए कुछ ऐसी बसेस जो सिर्फ और सिर्फ औरतों के लिए हो, वो चलाई जाए? मतलब हम इतना डिज़र्व तो करते ऐसे माशरे में जहाँ पे एक बच्ची महफूज नहीं, तो क्या उसको महफूज करने के लिए हुकूमत इतना सा इनिशिएटिव नहीं ले सकती? फरा, ये वही बात है जो मैं कहती हूँ कि आप सेग्रीगेट करेंगे तो माशरा नहीं, आप जेल बना रहे हैं। तो आप क्या करें जहाँ पे हमें रोज़ बाहर निकलना है और सिर्फ ये खौफ होता है कि आज के दिन कोई हाथ ना लगा दे या कोई गंदी नज़र से देख ना ले, कोई आवाज़ें ना कस दे। हुकूमत को एक सिस्टम डेवलप करने की ज़रूरत है और एक नेशन डेवलप करने की ज़रूरत है, एक आगाह नेशन, आगाही पैदा करने की ज़रूरत है लोगों में कि जब जहाँ ये होता देखें, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई बदमाशी क्यों ना हो, उसके आगे खड़े हो जाएं। एक आदमी के आगे, एक बंदूक के आगे क्या 50 लोग खड़े हो जाएं तो वो हार नहीं जाएगा? कैसे मुमकिन है कि वो शख्स जो है, जो इतना ताकतवर है, जो ओवर पावरिंग है, उसके आगे पूरी वहाँ हाथे में खड़े लोग अगर उसके सामने खड़े हो जाएं, उसका साथ ना दें, तो वो कैसे उनको ओवर पावर कर सकता है? अब आ जाए इस चीज़ की तरफ कि जहाँ लड़की अकेली फंस जाती है या कहीं किसी अपने दोस्त समझ के चली गई उसके साथ और उस लड़के ने उसे हरास कर लिया, कंप्लेंट करें, डरे नहीं। लड़कियां नहीं कंप्लेंट करती डर के मारे कि माँ बाप कहेंगे अच्छा पढ़ाई के बहाने ये सब चल रहा है। जब ये डर ख़त्म हो जाएगा ना कि अपनी गलती एक्सेप्ट करने से हमें लोगों की जजमेंट फेस करनी पड़ेगी, तब ये मुआशरा सीधा होना शुरू हो जाएगा। ओन करें आपसे क्या गलती हुई है, माने आपने क्या गलत किया है और उसके बाद उसके हल की तरफ जाएं। जब तक हम ओनरशिप नहीं लेंगे अपनी गलतियों की, हम कभी सुधर नहीं सकते। ये जज़्बाए दिल गर मैं चाहूं। जी, जहाँ तक आपने बात की है पब्लिक प्लेसेस की, अगर ख़वातीन ऑफिस आने या जाने में उनको पब्लिक मकामात पे कोई हरासमेंट या कोई सेक्सुअल हरासमेंट, किसी भी तरह की जो दुश्वारी है वो पेश आती है, उसके लिए कवानीन बनाए गए हैं। अभी 2010 में पाकिस्तान पिनल कोड का 509 सेक्शन जो है उसको रिप्लेस किया गया है विद हरासमेंट। तो उसमें ख़वातीन को मुख्तलिफ जो भी दुश्वारियाँ होती हैं, जैसा कि उसको आवाज़ कसना, फ़िज़िकली टच करना या इस किस्म की इंसल्ट करना या उसको अनकम्फर्टेबल बनाना, तो उसके लिए उनको रेमेडीज़ दी गई हैं। ऐसी सिचुएशन में ख़वातीन को मुख्तलिफ जो ऑप्शंस दी गई हैं वो 1043 जो हेल्पलाइन है या 15 है, उस पर कॉल कर सकती हैं। इसके अलावा कोर्ट में डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकती हैं या उसके पास कोई एविडेंस मौजूद है तो उस एविडेंस की बेसिस पे वो FIR भी करवा सकती हैं और पुलिस उसके ऊपर फौरी तौर पे एक्शन लेती है और विद इन नो टाइम, विद इन 3 डेज़ वो नोटिस भेजती है और उसका एक्शन लेती है। और इसके अलावा वो कोर्ट में भी डायरेक्टली इस पे कंप्लेंट या पिटिशन दायर कर सकती हैं जिस पे फौरी एक्शन लिया जाता है। मेरा सवाल भी अगेन हुकूमत की तरफ से ही है, क्या औरतों के पास इनफ ऑप्शंस हैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के? नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत लिमिटेड है और औरतों की सीटिंग भी बहुत कम है। फिर वही बात है फ़रा कि बहुत कम लड़कियां, उनको इजाज़त मिलती है घर से निकल के काम करने की, और क्योंकि बहुत कम निकलती हैं तो उनका कोटा भी उतना कम होता है, उनकी स्पेस भी कम होती है और फिर मजबूरन बाज़ औक़ात उन्हें आदमियों के बहुत झुरमुट में सफ़र करना पड़ता है और वहाँ पर वो सिर्फ सफ़र ही नहीं करती, वो सफ़र भी करती हैं। ठीक है, तो फिर वही बात है कि हुकूमत को बेशक वो पिंक बसेस चलाएं और बेशक ख़वातीन के लिए ख़ास ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम करें, लेकिन साथ ही साथ अगेन इस नेशन को ग्रूम करें कि वो इस काबिल बने, अपने पाँव पे खड़ी हो और उसको इस काबिल बनाएं कि वो एक दूसरे को बर्दाश्त कर सकें।
बर्दाश्त करना तो मेरे ख्याल से वो आहिस्ता आहिस्ता हम सीख रहे हैं और हम उसकी तरफ बेहतरी हो रही है। लेकिन अगेन अब जैसे आपने कहा इनफ ऑप्शंस नहीं है हमारे पास पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के, कुछ प्राइवेट आ जाएं जैसे फॉर एग्जांपल टैक्सी सर्विसेज हो गए, अनफॉर्चुनेटली और वहाँ पे भी सेफ नहीं है। मतलब वो पे भी कर रही है, ज़्यादा पे कर रही है, बट स्टिल उसको डर लगा होता है कि कहीं ये जो ड्राइवर है मेरे साथ किसी तरह की कोई बदतमीजी ना कर दे। आपने वो किस्सा सुना होगा जिसमें माँ बेटी आए, दोनों रिक्शे में बैठे और वहाँ से वो रिक्शे वाला उसको उनको, क्योंकि वो लाहौर में नहीं थी दोनों माँ बेटी, उसको अलग ले जाकर उनको रेप कर लिया गया। तो औरत का तो मैंने बताया ना वो हाल है कि जिसका जोर चल जाता है वो अपना हाथ साफ कर लेता है, काम करना छोड़ते नहीं। मैं फिर वही कहूँगी कि आप कुछ हुकूमत का हमें साथ चाहिए, कुछ हमें मर्दों से अपील करनी है कि खुदा के वास्ते हमें जीने दें। ये रिक्वेस्ट जो है ना, फिर बात घूम के ख़ानदान पे आ जाएगी कि जब वो कैसी माँ होगी जिसने एक रेपिस्ट को परवरिश की होगी उसकी। क्या उसने तो नहीं चाहा होगा ना कि उसका बेटा बड़ा होके किसी औरत का रेप करे या हरास करे या औरत के साथ बदतमीज़ी करे, नहीं चाहा होगा ना। तो उसकी परवरिश में कहीं ना कहीं तो कोई कमी थी किसी चीज़ की, जो उसमें ये फ्रस्ट्रेशन डेवलप हुई। तो जब आपने ख़ानदानी और मौशी निज़ाम मजबूत कर दिया तो ऑटोमेटिकली ये फ्रस्ट्रेशंस नीचे आ जाएंगी। लेकिन उसके लिए एक लंबी जद्दोजहद है, एक लंबा स्ट्रगल है जिसमें औरतों को अनफॉर्चुनेटली ये बर्दाश्त भी करना पड़ेगा, लेकिन आवाज़ उठानी पड़ेगी। आवाज़ उठाने से एक चीज़ न सिर्फ हाईलाइट होती है, उल्टा उसके खिलाफ अवेयरनेस भी होती है। और कभी ना कभी तो विक्टिम ब्लेमिंग ख़त्म होगी ना फरा, कभी तो मर्द ये कहेगा कि हाँ मेरा कसूर है। आप देखें औरत मार्च की बहुत बुरी मतलब वो है मेरी नज़र में, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, रेपुटेशन। लेकिन उसमें एक चीज़ है, हस्बैंड्स अपनी बीवियों के साथ आते हैं, सपोर्ट करते हैं, ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि उनमें उनको ये डर नहीं होता कि डंडा लेके हमारे सर पे मारेगी। उन्होंने उनका साथ देना होता है। बच्चे भी उठाए होते हैं, ट्रॉलीज भी बच्चों की खींच रहे होते हैं। सो कुछ 1-2% लोग इस दुनिया में हैं जिन और पाकिस्तान में हैं जो पॉजिटिव हमें शमें नज़र आती हैं। लेकिन उन 2% को पहले 20% और फिर 100% कैसे बनाना है, वो अच्छी माँओं ने, अच्छे फादर्स ने, उनकी परवरिश करके। क्योंकि ये जो जिन माइंडसेट्स की हम बात कर रहे हैं ना, एक ही कमरे में 8-8 बच्चे होते हैं, वो पेरेंट्स को भी देख रहे होते हैं, वो फिल्में भी देख रहे होते हैं, और उनके पास ना तो कोई एंटरटेनमेंट होती है ना। जब उसे औरत नज़र आती है खूबसूरत, सजी धजी या नहीं सजी धजी, बुरके में लिपटी, वो एक इजी टारगेट होती है उस सारी फ्रस्ट्रेशन को निकालने की। अब आपको इंस्टाग्राम पे या आपको सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियोस मिलती हैं जहाँ पोस्टर्स लगे हुए हैं औरतों की ब्यूटी क्रीम के, और मर्द हजरात उसके साथ भी जो सलूक करते हैं, ग्रोस घटियापन की नेक्स्ट लेवल है। लेकिन हमें इसके बारे में बात करनी पड़ेगी पहले फर्स्ट, फिर उसके लिए हमें कोई तरीका कार बनाना पड़ेगा। पब्लिक फोरम्स पे बच्चियों की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, बच्चों की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी कि जैसा मर्जी आपके अंदर जानवर बेदार हो रहा हो, प्लीज़ मेक श्योर कि आपसे किसी और की ज़ात को शर नहीं पहुंच रहा है। जब आप अपने स्टूडेंट्स में ये आगाही डाल देंगे, ये अवेयरनेस डाल देंगे, तो ऑटोमेटिकली ये क्राइम कम हो जाएगा इंशाल्लाह। आई रियली इंशाल्लाह। जाते जाते एक पैगाम उन औरतों के लिए आप क्या देना चाहेंगी जो रोज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करती हैं और सहती हैं, सफ़र दूसरा वाला सफ़र करती हैं और इसलिए सह जाती हैं या चुप हो जाती हैं कि क्या फ़ायदा अगर मैं बोलूँगी, चुप करके बर्दाश्त कर लेती हूँ क्योंकि मुझे तो रोज़ सफ़र करना है। पर मैं उनको सिर्फ ये कह सकती हूँ कि तेरा दुख तो समझूं पर कुछ कर ना सकूं। काश मेरे हाथ में कोई ऐसी जादू की छड़ी होती, कोई ऐसा मेरी कोई आवाज़ सुनने वाला होता जो हम मुसलसल हरासमेंट के ऊपर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम्स के ऊपर जो हम बात कर रहे हैं उसे कोई ऑफिशियल उठा लेता और उस चीज़ के हवाले से कोई पॉलिसी के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन हो जाती। हरासमेंट के हवाले से बहुत से बिल्स बने हैं, लेकिन फ़ायदा क्या उन बंद किताबों में या कागज़ के थब्बों के अंदर उन बिल्स का
कि अगर उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कुछ भी नहीं है, उनका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरी सिर्फ उन औरतों से ये रिक्वेस्ट है कि आप एक दूसरे की हिम्मत बन जाए। आपकी अगर किसी सहेली के साथ हरासमेंट हो रही है तो आप उसकी मदद करें, मिलकर उस हरासर को ठिकाने लगाएं, उसको सबक सिखाएं, उसके बारे में कंप्लेंट करें, पुलिस FIR करें, ताकि उस हरासर को ये समझ आ जाए कि मैंने अगर ये हरकत की तो ये सारी औरतें मिलके मेरे पीछे पड़ जाएंगी। लेकिन औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। जब हरासमेंट होती है तो औरत ही कहती है तुम्हारा कसूर था, तुम्हें ऐसे नहीं बैठना चाहिए था, तुम फासला रख के बैठती, तुम्हें क्या ज़रूरत थी इस वक्त निकलने की, हमेशा तुम इतना मेकअप करके निकलती हो, तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है दुपट्टा ले लिया करो। फिर वही बात है, हम एक दूसरे की ताकत तब बनेंगे और जब हमारे अंदर कंपटीशन का ये जो एक हिस्स है ना कि मैं ज़्यादा हसीन हूँ और तुम ज़्यादा कम हसीन हो, या मैं ज़्यादा सुपीरियर हूँ और एबल हूँ और बड़े ख़ानदान से हूँ और डायमंड्स पहन सकती हूँ और मैं बड़ी गाड़ियों में सब, जब ये सारे कॉम्प्लेक्सेस नीचे आके सिर्फ इतना रह जाएगा कि मैं एक औरत हूँ और मैंने दूसरी औरत को सपोर्ट करना है, मैंने उसके लिए बैकबोन बनना है। आज जो उस पे मुश्किल है वो कल को मुझ पे भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है, मुझ पे, मेरी बेटी पे, मेरी बहन पे, मेरी माँ पे, कहीं पर भी कोई हरासमेंट ये भूल जाते हैं। और आयशा, इसी उम्मीद के साथ अपने इस सेगमेंट को रैप अप करते हैं कि काश हम उस माशरे को देख सकें जहाँ पर एक औरत जो है वो बगैर किसी डर के, किसी खौफ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करे, क्योंकि उसको पता है कि उसके इर्द गिर्द वाले मर्द ही उसको प्रोटेक्ट करेंगे। नेक्स्ट सेगमेंट का वक्त हुआ जाता है एवरीवन। सो मैं आयशा से रिक्वेस्ट करूँगी कि फिर हमें एक और पॉजिटिव खातून से मिलाएं जिनको देख करके और बहुत सारे लोग, आप, मैं इंस्पायर्ड होते हैं। मगर उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि अभी हम ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलेंगे। तो सी यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। ये जज़्बाए दिल गर मैं चाहूँ। वेलकम बैक। कर मैं चाहूँ के इस सेगमेंट में हमारे साथ एक बहुत ही बहादुर औरत मौजूद है। अस्मा रफ़ीक इनका नाम है। GB सिंड्रोम की वॉरियर है, यानी उसे इन्होंने मात दी है, पछाड़ा है। एक ऐसा ब्रांड डेवलप किया है इन्होंने प्योरो हब के नाम से, जो हेयर ऑयल में डील करता है, स्किन केयर में डील करता है, और ये सब इन्होंने सेल्फ प्रोसेस किया है, यानी ख़ुद पे पहले ट्राई किया और उसके बाद इसको कमर्शलाइज़ किया। इसके साथ साथ वाव अवार्ड्स ऑफ द ईयर जो इंटरनेशनल होते हैं उसमें उसकी ये विनर है। इसके अलावा फिलैंथ्रोपी और उसके साथ साथ मोटिवेशनल स्पीकिंग भी करती है। अस्मा, ये बताइए कि इतना बड़ा चैलेंज होने के, फिज़िकल चैलेंज होने के बावजूद ये कैसे सोचा कि दुनिया से लड़ना है और उसे पछाड़ना है? दुनिया से लड़ना तो बहुत ज़रूरी था क्योंकि जब मैं पैदा हुई तो मैं बिल्कुल नॉर्मल थी, और 1993 में 14 अगस्त वाले दिन में मेरे साथ एक ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट होती है मेरे साथ में, लाइक एक सिंपल सा बुखार हुआ है और उसके बाद में मेरी पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई। आई वाज जस्ट लाइक अ डेड बॉडी। मैं अपने ऊपर से एक मक्खी भी नहीं उड़ा पाती। और फिर उसके बाद में डायग्नोज ही नहीं हो रहा था उस टाइम में कि आपको ये बीमारी कौन सी लग चुकी हुई है। और आप उस वक्त कितने साल की थी, इफ यू डोंट माइंड में आस्किंग? मैं 8.5 साल की थी। और वो बिल्कुल छोटा एक बच्चा होता है जिसका अपना इतना इंटरेक्शन भी नहीं अपने पेरेंट्स के साथ में कि हर बात बताएं कि भाई मुझे पाँव में कुछ प्रॉब्लम हो रही है या मुझे दर्द हो रही है टांगों में, लाइक मसल्स वीक हो रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता मेरा सांस भी रुकना शुरू हो गया, तब जाके घर वालों को रिकग्नाइज हुआ। लाइक 2 डेज़ हमारे वेस्ट हो चुके हुए थे। अच्छा। 2 डेज़ हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल हम विजिट करते रहे और दे डिड नॉट गेट व्हाट्स गोइंग ऑन। और तो फिर कैसे पता चला कि आपको GB सिंड्रोम है? शेख ज़ैद में जाके आफ्टर लाइक उन्होंने स्पाइनल में से पानी लेके उसको सारा टेस्ट किया तो उनको पता चला इट इज़ जस्ट लाइक पोलियो, लाइक एक बीमारी होती है जिसमें आपके मसल जो हैं वो वीक हो जाते हैं। अच्छा। और इट माइट बी रिकवर। लेकिन अब हमारे लिए ये गुड न्यूज़ है कि अब अगर किसी को ये वाली बीमारी लगती है तो उसको रिकवरी कंप्लीट हो जाती है। मेरे टाइम पे जब मैं 93 की बात आ रही हूँ तब ये हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं थी, तब ये होते होते बीमारी मेरी
सांस भी रुक गया, ऑक्सीजन मास्क मुझे लग गया हुआ था। खैर उसके बाद में ये हुआ कि वन डे हॉस्पिटल, पहले 3 साल मेरा कंप्लीट हॉस्पिटल में ही मैं रही हूँ। मतलब आप सुबह बच्चे स्कूल जाते थे और मतलब बहन भाई बाकी, और मैं जो है वो हॉस्पिटल जाती थी, और इस तरह ही मेरी पूरी लाइफ रही। फिर उसके बाद एक दिन स्कूल, एक दिन हॉस्पिटल, ये सारा काम करते करते मैं मतलब 5-6 क्लास तक में मैं आ चुकी हुई थी, जिसमें मैं तब भी पोजीशंस वगैरह लेती थी और मोटिवेटेड थी, और मैं अपने आप को ही खुद ही मोटिवेशन देती थी कि यू कैन डू इट, यू कैन डू। अस्मा, आपके पेरेंट्स का कितना हाथ था आपकी मोटिवेशन में? मेरे पेरेंट्स का मैं कहूँगी 100% हाथ था, क्योंकि अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ ना हो, लाइक मुझे अच्छी तरह ये बात याद है कि मेरे बाबा को कोई फ्रेंड मिलने आए हुए थे और उन्होंने उनको कहा कि इसको इस तरह के स्कूल में करवा दो जहाँ पे इस तरह के डिसेबल बच्चे होंगे, उनमें बहुत खुश रहेगी। मेरे फादर ने कहा था बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल नॉर्मल है, ये उसी स्कूल में जाएगी जहाँ इसके बाकी बहन भाई जाते हैं। That's amazing. तो अगर मुझे करवा दिया होता, मे बी मैं अपने आप को बहुत वीक फील करने लग जाती, और मैं अपने आप को एक मेंटली साइकी होती है, आपको फिर उस आप खुद को चैलेंज करना छोड़ देते हैं। हाँ जी, आप उस माहौल में रहते हैं, आपको खुद ही फील होने लग जाता है कि हाँ जी मैं बहुत हूँ। खैर उसके बाद में मैट्रिक, इंटर और ये सब कुछ मेरे फादर की उनकी बहुत कोशिश थी, उसके साथ साथ मेरे मार्क्स भी बहुत अच्छे आते रहे, और मैं थॉरली जो है ग्रेड्स अच्छे लेके यूनिवर्सिटी लेवल तक में मैंने जो है अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की। आप अस्मा एक सिंगल मदर हैं, हाँ जी। तो शादी टूटने की वजह अगर आप माइंड ना करें तो कहीं ये डिसेबिलिटी तो नहीं? शादी जब होने के पहले मैं बताती हूँ कि जिस तरह से शादी होने का टाइम आया तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया इसकी तो शादी ही नहीं होगी, लाइक हु विल प्रपोज हर। और उसके बाद में अगर मुझे किसी प्रपोजल्स आए भी तो मेरे फादर ने कहा हुआ था हम इसको सपोर्ट करेंगे, लाइक एक घर देंगे जिसमें ये रहेगी, और इस तरीके से मेरे अपने रिलेटिव्स में से भी मुझे बहुत प्रपोजल इस तरह के आए उस घर के पीछे, क्योंकि वो तो घर नजर आ रहा था सब। बिल्कुल। अच्छा। फिर उसके बाद में ये होना शुरू हुआ कि शादी हो गई, तो इट वाज नॉट अ हैप्पी मैरिज, लाइक मेरी लव मैरिज थी। और अच्छा। उसके बाद में ये कि मेरी जो मदर, यानी उस शख्स को पता था कि आपके साथ ये चैलेंज मौजूद है? हाँ जी, उनको और बिल्कुल उन्होंने पता था। कंप्लीटली अंडरस्टैंड करके आपसे शादी उनसे की हाँ थी? जी शादी की, लेकिन उनकी जो मदर थी उन्होंने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, लाइक वो बहुत छोटी फैमिली थी लेकिन उन्होंने फिर भी मुझे एक्सेप्ट नहीं किया इस चीज़ को लेके। और डे 1 से ही चैलेंजेस मेरे साथ में वो रवैया रखा गया जो एक हम आम औरतों से ज़्यादा मतलब सख्त किस्म का, क्योंकि मैं जॉब करती थी, मुझे उस वाले घर को भी चलाना था, अपनी अर्निंग भी करनी थी, पॉकेट मनी कुछ नहीं है, आपने बिल्स भी पे करने हैं, आपने बाकी क्यों काम आपने भी उस करने घर को हैं। क्यों चलाना था? क्योंकि वो कहते थे कि अगर जॉब करनी है, अगर यहाँ रहना है तो आप बिल्स पे करेंगे, आप साथ में रहेंगे, आप तो साथ में। आपके हस्बैंड ने नहीं कहा कि मैं जो काम करता हूँ उसमें से पैसे नहीं, दे? वो साथ वो बात वही आ गई ना कि जब एक दफ़ा शादी हो गई ना, उस टाइम पे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, अच्छा मुझे एक एबल पर्सन मिल रहा है, लेकिन बाद में उन्होंने जिस तरीके से कैश करने की कोशिश की ना मुझे, वो डेली का वो मैं अपने अम्मा अब्बा को कहती होती थी इनको एक ब्लैक चेक मिल गया, जब इन्होंने अपनी कोई बात मनवानी होती है उस चेक पे साइन करते हैं और ये आपको दे देते हैं, अदरवाइज आपकी बेटी आपके घर में आ जाएगी। और इस चीज़ को ये ट्रॉमा जो था इसको मैंने 8-8.5 साल फेस किया, और इन द एंड इसमें 8-8.5 साल? हाँ जी, मैंने पूरी कोशिश की कि मेरी शादी जो है वो बच जाए किसी तरीके से। और उसके बाद में होते होते मेरे 2 बच्चे भी हो गए, वो बड़े भी हो गए, मैं सेपरेट घर में भी जो मेरे अब्बा ने कहा था घर देंगे उसमें रहना शुरू हो गई। मेरे अब्बू ही मुझे स्टिल अभी भी मेरे अब्बू ही मुझे सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली। और उसके बाद में आफरीन है उन पर कि वो अभी तक आपके साथ मतलब उसी तरह चल रहे हैं जैसे वो पहले चलते जैसे वो पहले थे। हाँ जी। और फिर उसके बाद में ये कि लास्ट ईयर्स में भी मुझे वो एक जो धमकी होती है और वो जो एक डिवोर्स का नोटिस भिजवा दो इसको पता चले, और ये वाला सीन मेरे साथ होता था। और मैंने पूछा जब हमारी दोबारा फ्रेंडशिप होगी, मैंने कहा आपने मुझे वो डिवोर्स का नोटिस क्यों भिजवाया था? वो तो तुम्हें मैंने ऐसे ही भेज दिया था। लाइक ऐसे ही क्या, यू आर प्लेइंग विद माई फीलिंग्स, ऐसे ही डिवोर्स नोटिस कौन देता है? और ये आजकल का, वो मैं ये कहूँगी कि उनकी बहन भी बहुत एजुकेटेड हैं, वो खुद भी बहुत एजुकेटेड हैं, लाइक अल्लाह नोज़ बेटर उनकी क्या प्लानिंग्स थी। लेकिन मैंने पहले बहुत दुआओं में मांगा कि या अल्लाह मेरा घर बच जाए। अब सिर्फ मेरी दुआओं में ये था या अल्लाह मेरे लिए आसानियाँ पैदा कर, और फिर अल्लाह ने आसानियाँ पैदा कर दी। अच्छा, ये प्योरो हब जो है
मतलब बहुत दिल बर्दाश्ता बातें हो गई हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं चाहती थी कि अब हम ज़रा थोड़ा पॉजिटिव हाँ जी, हाँ उसकी जी। तरफ आएँ। आपने उस चैलेंज को भी अपनी ज़िंदगी के चैलेंज की तरह लिया हाँ जी। और आप आगे बढ़ गए। आगे बढ़ अब आपने जो ये बिज़नेस डेवलप किया है उसमें आपके, जैसे आपने जिक्र किया, आपके फादर आपके साथ हैं, ये जो हेयर ऑयल्स और ये जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, इसके बारे में बताएं। ये इतना स्विच कैसे किया आपने? मैं वही बता रही थी कि जब लास्ट एक डिवोर्स का नोटिस आया, उसके बाद में बड़ा रोना धोना ये वो, उसके बाद में ना कुछ टाइम बाद मैंने अपने ऊपर फोकस करना शुरू किया, ब्यूटी प्रोडक्ट्स ये वो यूट्यूब पे इधर उधर देखना शुरू किया। कुछ अपने ऊपर मुझे बड़ा शौक़ था कि अपनी स्किन का ख्याल करूँ, अपने बालों का ख्याल करूँ। तो ऐसे मैंने एक ऑयल बनाया जिसको मेरी फैमिली ने, मेरे फ्रेंड्स ने बहुत पसंद किया। लाइक मैंने खुद पे पहले अप्लाई किया, दैन मैंने उनको एज अ गिफ्ट सैम्पलिंग दी। और फिर उसके बाद में लाइक लास्ट ईयर ऑफ सितंबर मैंने इसको प्रॉपर लेके चली। तो अब ये बताइए, मैं नहीं कमज़ोर आपने ज्वाइन किया है, आप उनकी भी रिप्रेजेंटेटिव हैं। जी, आप क्या सजेस्ट करती हैं कि इस प्लेटफॉर्म से आप किस तरह पॉजिटिवली चेंज लेकर आएंगी? सबसे पहले तो जो मुझे पॉजिटिविटी का अपने अंदर आइडिया आया था जब बिज़नेस करने के बाद में, कि मेरा ये बिलीव था कि जो मेरे जैसे लोग हैं ना, जो स्पेशली चैलेंज्ड हैं, वो जॉब करें। लाइक आपने ये नहीं कहना हाय मैं तो डिसेबल्ड हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती। नहीं, आप घर बैठ के बहुत कुछ कर सकती हैं। आप ट्यूशन्स दे लें, आप कुकिंग की तरफ आ जाएं, आप कुछ भी स्टार्ट तो करें। मेरा कोई टिकटॉक का नहीं है, मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, लेकिन स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर एक बिलीव है कि मैं कुछ कर सकती हूँ। मतलब वही मैं नहीं कमज़ोर वाली एक जो सीन, वो मेरे अंदर अल्लाह ताला ने स्टार्ट से ही डाल दिया था। तो ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने का भी ये रीज़न था? हाँ जी, मेरे ख्याल में इस प्लेटफॉर्म का जब मैंने सुना इसके बारे में, तो मैंने कहा यहाँ तो मैं डेफिनेटली ऐसे मिनटों में आ जाऊँगी। मेरे लिए तो मुश्किल ही कोई नहीं है, मेरी तो लाइफ ही बड़ी मज़े की रही। अस्मा, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अच्छा, इस प्रोडक्ट पे आ जाएं आप कि ये प्रोडक्ट कितनी बड़ी सक्सेस है और इसकी क्या प्राइस वैल्यू है, ज़रा वो हमारे ऑडियंस को बता दीजिए। प्रोडक्ट जो है हेयर ऑयल, बेसिकली मेरा जो फर्स्ट चैलेंज रहा हुआ है अभी तक में, वो बालों का है कि लाइक लोग आते हैं, लोग बताते हैं कि हमारे बालों में इतने इश्यूज़ हैं, हमारे बाल आ जाएंगे वापस, ऐसे हो सकता है? बिल्कुल भी लोगों को यकीन नहीं आ रहा होता। लेकिन एक अंकल मेरे पास आए थे, उन्होंने अपने कैप उतार के दिखा दी और आई जस्ट स्टार्ट लाफिंग के लाइक आप ये क्या कर रहे हैं? कहते हैं देखिए इसमें आएंगे। और फिर उन्हीं की ही मुझे कॉल आई 3 मंथ बाद कि देखे मेरे बाल आ गए। और मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात थी जब अंकल्स और आंटीज़ स्पेशली जो होते हैं ना, वो मुझे, जिनके जिस्म में इतनी ताकत नहीं होती, उनके बाल आना शुरू लाइक मेरी मदर ने मुझे बताया। मैं कहा अम्मा आपने पहले क्यों नहीं मुझे बताया कि आपकी ग्रोथ नहीं हो चुकी हुई है, छोटे छोटे बाल आपके आते हैं, तो सबसे पहले आपको खुद ही फील होता है। तो मुझे इस चीज़ का बहुत खुशी होती थी, क्योंकि इसके अंदर अगर इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो अनियन ऑयल है, इसके अंदर जिंजर ऑयल है, इसके अंदर आप मेथरे, कलवंजी, बादाम, इसके अंदर सब कुछ, एलोवेरा ऑयल डलता है, एंड पे विटामिन ई भी डल जाता है। अब क्या अल्लाह ताला ने इनमें से किसी भी चीज़ में कोई ऐसी अफादियत नहीं रखी होगी कि आपके बालों को जो है वो मजबूत करे या न्यू करे? ऐसा नहीं होता। कलवंजी में तो आपको पता है हर बीमारी की शिफा है। तो मैं इस चीज़ को बहुत बिलीव करती हूँ। फिर मैं अपने कस्टमर को ये ज़रूर कहती हूँ, प्लीज़ स्टार्ट विद बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह से आपने स्टार्ट करनी है। हफ्ते में 3 दफ़ा आप लगाएंगे, ओवरनाइट लगा लें, बेटर है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी स्मेल आ जाती है। बिकॉज ये प्योर ओ हब, मतलब प्योर ऑर्गेनिक हब है, इसमें आपको कोई भी खुशबू नहीं मिलेगी। अच्छा, तो ये एक बड़ा प्राइस क्या है इसकी, और हमारे प्लेटफॉर्म से अलिफ के जो ऑडियंस हैं उनके लिए क्या डिस्काउंट होगा? प्राइस इसकी ये है कि 1750 रुपीज़ का है 160 ml, और आई थिंक सो अब मार्केट रेट में आप देख लें तो आपको इससे कॉस्टली ही मिलेंगे। इससे कम प्राइस पे आपको 160 ml में आपको बॉटल नहीं मिलेगी। लाइक जिस तरह मैंने स्टार्ट किया था तो बहुत चैलेंजेस हुए थे इस चीज़ को लेके भी कि 100 ml की बॉटल लोग 1700 की बेच रहे होते हैं। तो खैर इस तरह से था। बाकी प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर बात करें तो मैं 10% डिस्काउंट इंशाल्लाह मैं कहती हूँ कि अगर कोई मुझे इस तरीके से कॉल करके कहेगा कि हमने यहाँ से आपका देखा है। और बाकी प्योर ओ हब फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर है, वहाँ पे डील्स आती रहती हैं, वहाँ पे वेबसाइट भी है, आप वहाँ पे विज़िट भी कर सकते हैं। अच्छा, तो अलिफ के व्यूअर्स के लिए हम अनाउंस कर रहे हैं कि ये नंबर्स जो आपको नीचे स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं और इंस्टाग्राम अकाउंट जो है, इसके थ्रू अगर आप हमें कॉल करते हैं तो हम आपका ऑर्डर डायरेक्टली उनसे आपको लेकर
10% डिस्काउंट दिलवाएंगे, यानी कुछ नहीं तो 150 रुपए तो कम हो ही 150, जाएंगे। 150 देख, जिनका बिजनेस है उन्हें यूँ पता है कि 150 कम हो जाएंगे, यानी 1750 का जो बॉटल है वो आपको 1600 में मिल जाएगा। सो अच्छा डिस्काउंट है, और जो चीज़ें वो बता रही हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं और उसमें मेहनत भी काफ़ी दरकार है। तो सपोर्ट करें इस वेंचर को। अस्मा के लिए, अस्मा जो सीरम है उसके बारे में भी बता दें। हेयर सीरम का मेरे माइंड में आइडिया बाद में आया था, क्योंकि हेयर ऑयलिंग तो आप नहाने से पहले कर लेते हैं, 4 to 5 आवर आपने अपने बालों में लगा के भी रख लिया, देन बम फट जाता है उसके बाद बालों में। नहीं, हेयर ऑयलिंग करते वक्त हाँ। जब आपने वॉश किया फिर आपके बाल फ्रीजी हो जाते हैं। फ्रिजी और बम, वो जैसे मैंने कहा बम फट जाता है। एग्जैक्टली बम फटे बाल होते हैं, आपको ड्राइनेस आई होती है, आपके बालों में समझ कुछ नहीं आ रहा होता। तो मैं अपने कस्टमर्स को अभी बड़ा अच्छा एक समझाती हूँ कि नहाने के बाद में अपने थोड़ा सा लिया सीरम 4 to 5 ड्रॉप्स बालों में लगाया, देन रैप विद योर दुपट्टा और विद द टॉवल फॉर 5 to 10 मिनट्स एंड देन ओवर अनकवर योर हेड। और उसके टाइम में आपके बाल जो है ना वो बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे आपके, लाइक आयरन करने से पहले। आजकल बड़ा ऑयली तो नहीं हो जाते हैं सीरम लगाने के बाद? यू विल टेक ओनली फ्यू ड्रॉप्स, लाइक ओनली 4 to 5। इट विल बी जस्ट अप टू यू, लाइक आपके बालों की लेंथ कितनी है वो तो आपको, मे बी 1 ड्रॉप विल बी एनफ फॉर द बॉयज़, स्पेशली फॉर उनके जो दाढ़ी में ड्राइनेस हो जाती है, तो उस चीज़ के लिए भी ये बहुत अच्छा, beneficial वो है। ये बता रही हैं कि ये सिर्फ सर के बालों के लिए नहीं, दाढ़ी के लिए भी अच्छा है। तो हाँ जो जी। आजकल बियर्ड्स फैशन में हैं, हाँ जी, उनके बिल्कुल। लिए भी, मर्द हजरात के लिए भी है कि ये वो अपनी बियर्ड पे लगा सकते हैं और अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं। मेरे माइंड में लड़कों का लेके स्पेशली ये चीज़ आती है, क्योंकि लड़कों ने सुबह उठ के ऑफिस जाने से पहले अपने बालों में कुछ ना कुछ लगाना होता है, तो वो जेल्स और वो तो बहुत पुरानी बातें रह गई। आप ऑर्गेनिक की तरफ आ जाएं और ये आपके बालों को नुकसान भी नहीं दे रही। लेकिन ऐसा ना हो कि स्मेल से ऑफिस सारा कहे कि भाई खुदा के लिए नहा कर आओ। ना सीरम में स्मेल नहीं है। नहीं, सीरम की बात नहीं करी, Hair मैं oil। ऑयल की बात नहीं, कर रही नहीं, हूँ। oil- अक्सर लोग हाँ। नहाने के बाद बालों में हल्का सा ऑयल लगा लेते हैं। No, you will लड़के। apply our serum over there. After wash, you will apply serum over there. Okay. And before wash, you will apply hair oil. वेरी गुड। चलिए जी, अब आप जितना भी अच्छा मेहमान हो, जितनी भी अच्छी कॉन्वर्सेशन चल रही हो, आखिर उसे इख्तिताम पजीर होना होता है। और क्योंकि फ़रा दूसरे एंड पे ब्रेक के हमारा इंतज़ार कर रही हैं, आप प्योरो हब को सपोर्ट करना चाहें तो हमारे दिए गए नंबर्स पर ज़रूर रब्ता करें, ऑर्डर करें और 10% डिस्काउंट हासिल करें। थैंक यू सो मच। लेट्स टेक अ ब्रेक। सो एवरीवन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। जाते जाते फिर एक बार यही कहूँगी कि अगर आप चाहें तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं, और उस मंजिल को जब हासिल करने की जो दौर होती है उसमें बहुत सारी मुश्किलात आपको फेस करनी पड़ेंगी। लेकिन सिर्फ इतना ये कहूँगी कि अगर आपके साथ कभी कुछ गलत हो रहा हो, बेशक आप अकेले हो, कोई साथ ना हो, आपने अपने लिए आवाज़ ज़रूर उठाना है। हो सकता है कि इर्द गिर्द के 100 लोग आपका साथ ना दें, लेकिन ये भी हो सकता है कि कोई एक शख्स ज़रूर हो जो आपका साथ बने, और अगर वो भी शख्स ना हो तो अपना साथ आपने खुद बनना है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना है। नेक्स्ट एपिसोड में एक और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। ये जज़्बाए